यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आएगा vs, उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, यहीं से vs हो इधर। मैंने बोला भी था कि अगर आप इसे फेज डायग्राम दूसरे, क्योंकि जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो गलत नहीं है, वो ठीक है, बट ये फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे, हजारों फॉर्मूले आएंगे अभी। और मैंने आपको बोला था सिंपल मैथमेटिक्स आप इसे कर सकते हो, और अभी एक दो क्वेश्चन और हम ऐसे करेंगे जिसमें आप देखोगे कि अगर आप मैथ्स के हिसाब से करते थे, जैसे स्लोप के हिसाब से, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चे, दो बार देखो, ये आपको याद होना चाहिए, ये स्लोप जीवीएस होते हैं, हमने डिराइव कर रखे हैं, और ये लाइन को पीछे लेकर आते हैं तो ये इंटरसेप्ट वीएस होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। हमने इसमें दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल हमने ये वाला लिया, इसमें tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ग्रीन है, ये पूरी वैल्यू 40 है, ये वॉल्यूम आपको गिवन थी 60% पे, और ये वैल्यू 23.5 है, तो ये जो इतनी वैल्यू है ये 40 माइनस 23.5 आ गया। बेस ये है इस ट्राइंगल का 60 माइनस 20%, मतलब 0.4 आ गया। फिर आपने दूसरा ट्राइंगल लिया, ये जो बड़ा ट्राइंगल बनता है जिसमें ये ग्रीन और ब्लू, ये वाला ट्राइंगल, फिर दोबारा से tan थीटा लगाया जीवीएस, इस बार परपेंडिकुलर ये इतनी वैल्यू है, तो ये है 40 माइनस वीएस डिवाइडेड बाय 0.6, 40 माइनस वीएस बाय 0.6, ये स्लोप है जीवीएस, बट जीवीएस आप ऑलरेडी ऊपर भी निकाल चुके हो, तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है वीएस। आप मुझे वीएस की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 15.25 cc। अब इसको यहाँ पुट करो और यहाँ से जी बताओ, 2.7। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही तरीका है, पर तरीका ऐसा सोचिए जो आपको एग्जाम टाइम पर भी याद रहे। जैसे कई बार बुक्स में क्या होता है ना, एक गिवन क्वेश्चन के लिए गिवन फॉर्मूला वो बना देते हैं कि भाई इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, बट वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको एग्जाम टाइम पे। अभी बहुत सारा टॉपिक आपने, जैसे आप बच्चे तो नए हो, अभी तो आपने पूरी ब्रांच पढ़नी है, तो सिर्फ आपने जियोटेक पढ़ा है, वो भी पूरा नहीं पढ़ा है, तो अगर आप हर क्वेश्चन का नया फॉर्मूला पढ़ते रहोगे तो इतना सारा डेटा आ जाएगा आपके दिमाग में, आप उसको रिटेन नहीं रख सकते। और ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जीवीएस के, इसलिए बताया था कि इस कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों? एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ ऐसा, उसको करिए। सर जो हम लगा रहे थे ना फॉर्मूला, सर आपने एक इक्वेशन दिखाई थी ना, ये पहले डब्ल्यूएस की, डब्ल्यू नॉट माइनस, इस वाले से हो जाएगा वो डेराइव, ट्विंकल लिमिट के ये वाले दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यूएस माइनस वी नॉट वीडी कॉमन डब्ल्यू, ये वाला हमने एक फॉर्मूला दिखाया था ना, इससे आ जाएगा वो, तो जो हम निकालते हैं मतलब वो वाला फॉर्मूला आ गया, इससे वो निकाल रहा है, आ जाएगा, वो भी कहीं से डिराइव ही हुआ है। मैं देखो, मैंने आपको बोला था कि जितने ज्यादा फॉर्मूले आप याद करोगे आपको कंफ्यूजन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। लिमिटेड फॉर्मूले याद करो और उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे मान लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का किसी बुक में सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो उसने उन्होंने कि वी नो दैट ऐसे को एकदम लिख देते हैं, वी नो दैट कहाँ से आया कैसा, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, वी नो दैट, और आपको सीधा एक वो दे देंगे कि हाँ भाई ये डायरेक्ट रिजल्ट है। आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, उस टाइम पर तो हो जाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। आई विल सजेस्ट कि आप मैथड्स को समझो यहाँ पर। अब ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी जमाने में असाइनमेंट 1 भेजा था, किया मैंने?
डाउट नहीं है उसमें, सारे हो गए तो मतलब कब डेट के मतलब एग्जाम के बाद पूछो। एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरी हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन वो तो आया आसान एक्स साइट इज द आंसर। यस उसको डिस्कस करेंगे ठीक है क्लास के लास्ट में, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। एक मैं क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक मिनट का समय दो। गुड। बच्चों एक क्वेश्चन भेजा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हाइड्रोमीटर की जो थ्योरी थी वो पढ़ेंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब एट द लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पर ये वॉल्यूम है। लिक्विड लिमिट इज 42%, shrinkage limit is 20%. Determine the minimum volume which the soil can attain. Specific gravity 2.72. मुझे बताइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वेरी गुड, बीडी। सॉइल की जो मिनिमम वॉल्यूम होती है वो बीडी होती है। बच्चे कई बार वीएस समझते हैं, बच्चे वीएस सॉइल की वॉल्यूम नहीं हो सकती क्योंकि सॉइल में हमेशा सॉलिड के साथ कुछ और जरूर होता है, तो एयर या वाटर। तो जो मिनिमम वॉल्यूम है वो वीडी है। इस क्वेश्चन में आपसे वीडी पूछा गया। अगर आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने करा है, आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। ये स्लोप वाले कंसेप्ट से करो, बढ़िया क्वेश्चन है।
बड़े 3 लाइन में निकाल रहे शेडो बनाने पे अभी तुरंत नहीं कर लेना ठीक हो गया फर्स्ट ऑफ अबे नहीं तूने सर को बोला क्या मैं वही तो कर रहा सर ऐसे ऐसे नहीं हो रही तूने जहाँ से जो मिला वहाँ से उठाया प्रॉब्लम नहीं फॉर्मूला पता क्या है बेसिक बनाने में ऐसे ही ड्राइंग होता है पर वहाँ पे ना नोटेशन अलग अलग ली है सर से करवाऊंगा बाद में मैं तू सारे फॉर्मूले सर इसको ड्राइव कर दो जरा 1 by 2 बनना है हाँ मैंने कौन है 4 माइनस 1 ये उसका हेड एडिशन करते हैं डेरिवेशन है वो वाला कुछ बेस बनाने वाला मुझे समझ नहीं आया और जो अभिषेक ने समझा मेरा तो उसकी नोटेशन भयंकर ऐसी लिखी हुई थी वीडियो चलो बेटे कहीं और गए थे जो उसी का है ठीक है तो यूट्यूब वाला है एक 1.5 घंटे वाली जो वीडियो का सेशन था उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिटी नहीं मिला
लिटरली मैंने वो तो सोचा ही नहीं मैंने वाटर कंटेंट बचा हुआ निकालना है तो बढ़ावा रख दिया वही बोल रहा हूँ सिर्फ पढ़ाया है। ये 0.042 रखा होगा ना वो वाला होगा जो सर ने दूसरा वाला ट्राई कर लिया था अभी वाले क्वेश्चन पूरा पढ़ा पूरा अब इधर पे क्या आएगा परपेंडिकुलर में क्या आएगा जो वो है ना इसमें इस क्वेश्चन में कितने दे दिए 25 माइनस 3s और नीचे पूरा 0.4 डायग्राम बना लिया एक ट्रायंगल तो वो दिया जो ऊपर बन रहा है अबे ये नहीं वो वाला ऊपर जो बन रहा छोटा हाँ ये वाला एक ट्रायंगल वहां से दिखाए लाइन इसको काट रही है वाई एक्सिस को काट रही है इसी में देख एक ट्रायंगल तो ये वाला दिया ठीक है एक ट्रायंगल ऊपर लेते हैं ये वाला ये पूरा बड़ा ये इतना पार्ट 3s है तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3s हम कभी गलत कर रहे थे हमें नीचे का निकालना चाहिए हम ऐसे निकाल रहे थे क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व हो जाता हमारा तो बीएस तो निकाल दो कैसे किया कहां है हमने वो ऐसे निकाला था हमने ऐसे नहीं निकाला था खाली ऊपर का उससे भी निकल रहा अब तो इंस्टीट्यूशन नहीं सिमिलरिटी ट्रायंगल ना हां उससे निकल रहा है तो नीचे वाला पार्ट दिया ना बीएस जब मैं निकाल के तो बीएस कैसे निकाल अरे वो दिक्कत तो निकाला था वो सही निकाल रहा था 15 ही आ रहा था कैलकुलेशन गलती थी उसमें ऐसा बोलो 0.2 ऐसी वैल्यू कितनी आई थी मेरी एक पॉइंट निकाल दी अभी वाला क्वेश्चन पीछे सबसे पीछे आज तो कल वाला हाँ सही आ रहा है अबे यहाँ कॉपी दे बता ये देख रहा हूं ना अभी रात को क्या आंसर आया ना आ गया फर्स्ट ऑप्शन 18.08 गुड। अच्छा देखो आंसर सही आया मेथड आपकी चॉइस है बट अगर जीवीएस वाले तरीके से किया होगा तो आंसर इजीली आ जाएगा 2 स्टेप में। मतलब ये क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। उसमें क्या था वी डी गिवन था है ना और जी पूछा था, इसमें जी गिवन है और वी डी पूछा। अब बच्चों कल हमने हाइड्रोमीटर हम पढ़ रहे थे तो हाइड्रोमीटर क्या है, ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप एक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपको पेट्रोल डीजल ऐसे किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी क्योंकि उससे उसकी प्योरिटी का अंदाजा हो जाएगा आपको, तो आप हाइड्रोमीटर यूज कर सकते हो। हाइड्रोमीटर को अगर हम देखें इसकी मैंने आपको फिगर भी भेजी थी व्हाट्सएप पर, अगर इसकी फिगर बनाए तो हाइड्रोमीटर इस तरीके से है और यहाँ ग्रेडेशन है, ठीक है। इन ग्रेडेशंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लगी होती है। ये मरकरी है, दिस इज बल्ब और इसको स्टेम बोलते हैं। अब जो सॉल्यूशन की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है, आपने बीकर में वो सॉल्यूशन लिया और हाइड्रोमीटर उस पर सबमर्ज कर दिया, तो सरफेस जहां पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग को इंटरसेक्ट करेगा वहां से आप रीडिंग मेजर करके पता कर लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम इस तरीके से बोलते हैं, RH वैल्यू बोला जाता है कि RH वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो वैल्यूज है यहाँ पे इनको RH वैल्यू बोलते हैं। अब क्या होता है जब आप हाइड्रोमीटर से रीडिंग लेते हो तो 3 एरर आ सकते हैं, इन 3 एरर्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। दिखाने के क्लास चलिए तो इसमें आप फर्स्ट करेक्शन लिखिए, करेक्शन टू मेनिस्कस। अब देखो मेनिस्कस करेक्शन क्या है, जब आप हाइड्रोमीटर को वाटर या किसी भी सॉल्यूशन में सबमर्ज करोगे
तो इस तरीके से सरफेस हो जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक चीज है एकदम, आपको जैसे मान लो बीकर में आप रखो एकदम नहीं दिखेगा, अगर आप थोड़े स्मॉल स्केल पे जाओगे तो आपको फिर दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जब आप हाइड्रोमीटर में नीचे की तरफ आओगे, बल्ब की तरफ आओगे, तो रीडिंग्स बढ़ेंगी। अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप कंसेप्ट को आराम से समझ जाएंगे। तो एक्चुअल रीडिंग ये होनी चाहिए थी, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, दिस शुड बी द एक्चुअल रीडिंग। बट मेनिस्कस बनने की वजह से रीडिंग ऊपर की तरफ आ गई। मैंने आपको बताया ऊपर जो रीडिंग है वो स्मॉल है और नीचे जो रीडिंग है वो लार्ज है। तो एक्चुअल रीडिंग बड़ी आनी चाहिए, बट मेनिस्कस की वजह से रीडिंग कम आई, छोटी आई, तो एरर आ गया। बट एरर क्या हो गया, रीडिंग कम दिखा रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो बीच की ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मेनिस्कस करेक्शन। तो हमें सीएम मेनिस्कस करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो मेनिस्कस करेक्शन हमेशा एडिटिव है, इसको लिखो। मेन हेडिंग आपने डाली हुई है करेक्शन टू मेनिस्कस, इसमें लिखिए, देखो ड्यू टू मेनिस्कस फॉर्मेशन, ड्यू टू मेनिस्कस फॉर्मेशन the reading on hydrometer observed due to meniscus formation, the reading on hydrometer is observed less than the actual value, less than the actual value, full stop. Because so the meniscus correction should always be additive. So the meniscus correction should always be additive. क्योंकि वैल्यू कम आई है, आपको वैल्यू ज्यादा चाहिए थी, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, स्मॉल में कुछ ऐड करेंगे तब लार्ज वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा करेक्शन लिखिए, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। भाई साहब स्केल भी रखा है यहाँ पे, आप में से तो किसी का नहीं है ये। देखो स्केल के थ्रू हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। स्केल को इसी तरीके से पकड़ा है मैंने कि नीचे की तरफ रीडिंग बढ़ रही है, तो ऐसी ग्रेडेशंस होती हैं हाइड्रोमीटर में। पानी में आपने इसको प्लेस करा तो जहां पर सरफेस कट करता है वहां पर आप बोल देते हो कि हाँ भाई इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब हमने बोला कि टेम्परेचर की वजह से करेक्शन आता है, तो आपने लेट से टेम्परेचर बढ़ाया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है इस टेस्ट का, लेट से आपने 40 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट करा। तो जब लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी घटती है, बट जब गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ती है। यहाँ लिक्विड की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे हमने सॉल्यूशन को प्लेस करा और टेम्परेचर बढ़ाया, हायर टेम्परेचर पे आप कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी और हाइड्रोमीटर ज़्यादा वाटर में डिप कर पाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन बाय फ्लूइड, तो फ्लूइड का फ्रिक्शन कम हो जाएगा और इस वजह से जो हाइड्रोमीटर है वो ज़्यादा अंदर डिप हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए पहले इधर था, 6 पर है ये फिंगर, ज़्यादा अंदर डिप होने का मतलब ये खिसक के इधर आ गया, क्योंकि फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन कम दे रहा है। तो 6 पर था, अब ये नीचे आके वैल्यू 2 पर आ गई, तो वैल्यू ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, बट लेस फ्रिक्शन की वजह से वैल्यू क्या मिल रही है, कम। तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा, ऐड। बट ये सारा स्टार्ट कैसे हुआ, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया था। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो करेक्शन आएगा वो हमेशा एडिटिव होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो सब्ट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है हाइड्रोमीटर जितना डिप करेगा, विस्कोसिटी बढ़ गई तो अब डिप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 8 होनी चाहिए थी वैल्यू, बट ये ऊपर ही रह गया, क्योंकि पानी का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ रहा है, तो ज़्यादा डिप हो नहीं पा रहा है। तो 8 पर था और लेट से अब वैल्यू 11 दिखा रहा है, तो वैल्यू जो आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आ रही है, तो इस बार करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडिटिव, घटाएंगे तो सब्ट्रैक्टिव।
समझ आया बच्चों? लिखो, इसको लिख लो एक बारी, फिर पढ़ना ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। ये बेटे इधर घुमा दो एक बारी स्केल को, मतलब ऐसे, अबे अबे देख के घुमा, मतलब ऐसे चेक कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे, हाँ मतलब स्केल है किसी के पास? समझ कितनी जल्दी लड़की ने कंसेप्ट ऐसा था। नटराज के, अच्छा नटराज का स्केल की कंपनी के बारे में नहीं पूछा था मैंने, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि एक बार आप खुद करके देख लो कि वो डिप हो रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है। मेन कंसेप्ट ये याद रहना चाहिए कि नीचे की तरफ जब आप जाओगे बल्ब की तरफ तो रीडिंग्स बढ़ती हैं। लिखिए, मेन हेडिंग आपने डाली हुई है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, इसमें लिखो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। कल क्यों नहीं आए तुम? अबे तुमसे ही कह रहा हूं, ऐसे कैसे काम चलेगा? रेगुलर नहीं आते हो तुम, एक दिन आते हो, 2 दिन नहीं आते हो, फिर एक दिन आते हो। साइन वेव से इंस्पायर्ड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रेगुलर आया करो। लिखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस viscosity of a solution decreases. When temperature increases, viscosity of a solution decreases. Due to which hydrometer dips more, ज़्यादा डूबता है। Due to which hydrometer dips, DIPS मतलब डूबना, hydrometer dips more in the solution। अब बच्चों जब जो हाइड्रोमीटर ज्यादा डिप करेगा तो रीडिंग क्या मिलेगी? स्मॉल रीडिंग मिलेगी। देखो दिस गिव्स स्मॉलर रीडिंग, इस वजह से स्मॉलर रीडिंग मिलती है। अबे स्केल वापस भी देना है? नहीं देख दिखाते, ले लो बेटे आपस में चेक कर लो इसको, कंपनी के बारे में पूछा गया था, नटराज का स्केल है। तो ड्यू टू दिस स्मॉलर रीडिंग क्या है? इज ऑब्जर्व्ड में क्या लिखा है? स्मॉलर रीडिंग, फुल स्टॉप। देखो सो द करेक्शन शुड बी एडिटिव, ऐड होना चाहिए करेक्शन क्योंकि स्मॉलर रीडिंग मिल रही है। सो द करेक्शन शुड बी एडिटिव when temperature increases, should be additive when temperature increases। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, देखो सिमिलरली when temperature is reduced, अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे, सिमिलरली when temperature is reduced viscosity increases, पानी ज्यादा फ्रिक्शन देगा, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, कॉमा हाइड्रोमीटर विल डिप लेस, इस बार कम डिप करेगा, ज्यादा कम मतलब अंदर कम जाएगा पानी में। हाइड्रोमीटर विल डिप लेस। अब बच्चों जब हाइड्रोमीटर लेस डिप करेगा मतलब ऊपर की तरफ रहेगा तो रीडिंग क्या मिलेगी? हाइयर मिलेगी, कॉमा लिखो हाइयर रीडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड, तो जो मिलनी चाहिए उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। हाइयर रीडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। फुल स्टॉप लिखो। सो इन दिस केस करेक्शन विल बी सब्ट्रैक्टिव। सो इन दिस केस द करेक्शन विल बी सब्ट्रैक्टिव, तो इस बार करेक्शन सब्ट्रैक्टिव होगा। तीसरा करेक्शन, लास्ट करेक्शन लिखिए, करेक्शन ड्यू टू डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। करेक्शन ड्यू टू डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। देखो बहुत सिंपल है, जब आप डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट कौन से बताए थे? 2, सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो जब आप डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट को सॉल्यूशन में डालते हो ताकि फ्लॉक्स ना बने तो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब जैसे विस्कोसिटी बढ़ी वही वाला कंसेप्ट आ जाएगा जो टेम्परेचर घटाने पर आता है। टेम्परेचर घटाने पर कौन सा साइन होता है करेक्शन का? सब्ट्रैक्टिव। तो डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं जिस वजह से हाइड्रोमीटर ज्यादा डिप नहीं करता है, लार्जर वैल्यू आपको मिलती है।
और इस वजह से आपको जो डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट का करेक्शन है वो हमेशा सब्ट्रैक्टिव रखना है। तो मेनिस्कस हमेशा एडिटिव है, डीफ्लोक्यूलेटिंग हमेशा सब्ट्रैक्टिव है। टेम्परेचर एडिटिव सब्ट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है। लिखिए, लिखो व्हेन डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट इज एडेड, व्हेन deflocculating agent is added, the viscosity of the solution increases, the viscosity of the solution increases। अब हम वो दोबारा नहीं लिख रहे हैं कि विस्कोसिटी बढ़ेगी, हाइड्रोमीटर लेस डिप करेगा, वो ऑलरेडी हम टेम्परेचर में लिख चुके हैं। तो लिखिए, इट implies this correction is always subtractive, it implies this correction is always subtractive। तो बच्चों अगर हम करेक्टेड वैल्यू RC लिखें, RC इज द करेक्टेड वैल्यू, हाइड्रोमीटर की करेक्टेड वैल्यू के बारे में हम लिखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होगा RH, मतलब एक्चुअल वैल्यू RH है, प्लस CM मेनिस्कस करेक्शन हमेशा ऐड होगा, माइनस CD डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट का करेक्शन हमेशा घटेगा, और टेम्परेचर का करेक्शन डिपेंड करता है, तो प्लस माइनस CT। तो ऐसे इधर भी मैं लिख देता हूं इसको, वेयर CT is positive when T temperature is greater than 27 degrees Celsius and is negative when temperature is reduced 27 degrees Celsius। जो आपने अभी लिखा ये बस उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। मेनिस्कस ऑलवेज एडिटिव, डीफ्लोक्यूलेटिंग ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, टेम्परेचर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो एडिटिव, घटाएंगे तो सब्ट्रैक्टिव। अब बस एक कंसेप्ट और पढ़ना है हमने, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, और फिर ये एक बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन। कल हम पढ़ेंगे क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, तो काइंडली प्लीज उसके नोट्स लिख कर लाइएगा, बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और अगर आप उसके देखो, लिखना तो क्लास में भी है आपको, ठीक है, पीपीटी मैंने शेयर करनी क्लास में भी थी, लिखना आपने यहाँ पे भी, आप घर से लिख के लाओगे तो वो टॉपिक आप ये बोलो इजीली कल में खत्म हो जाएगा, और रिमेनिंग टाइम में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लिख कर लाओगे, जैसे आप लिख के लाओगे, आपको मैं बोल रहा हूँ 60-70% टॉपिक आप खुद ही समझ जाओगे, सिर्फ 30% टॉपिक ऐसा होगा जहां आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा है। देखो एक चीज और समझो, हेडिंग डालो, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब जैसे आपने ये पता करा कि एक सॉइल मास में कोर्स ग्रेन सॉइल कितना है, फाइन ग्रेन सॉइल कितना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के लिए वेल ग्रेडेड सॉइल अच्छी होती है, क्योंकि बड़े पार्टिकल से बनने वाला वॉइड छोटा पार्टिकल फिल कर देता है। तो अगर हमें एक ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं परसेंट फाइनर, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे पार्टिकल साइज। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये पार्टिकल साइज लॉग स्केल पर होता है। मतलब ये जो ग्राफ पेपर है ये सेमी लॉग ग्राफ पेपर है। सेमी लॉग आपने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था फ्लो इंडेक्स में। वहाँ सेमी लॉग पढ़ने का रीज़न ये था कि जब आपने वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोस का सेमी लॉग पे ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन मिल गई थी आपको। यहाँ यूज़ करने का रीज़न ये है सेमी लॉग का, जब एक पैरामीटर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो और दूसरा पैरामीटर का ना हो तो सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं। जैसे पार्टिकल साइज एक सॉइल मास में ग्रेवल भी हो सकता है, लेट्स से 10 mm,
सिल्ट भी हो सकता है, लेट से 10 माइक्रोन, 1000 का तो यही फर्क आ गया, 10 माइक्रोन से 10 mm 1000 टाइम्स बड़ा हो गया। मान लीजिए इसमें 1 माइक्रोन का क्ले भी है और 1 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल भी, तो आप देखो पार्टिकल रेंज कितनी बड़ी है, मतलब 1000th का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप इसे एक सिंपल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपका जो एक्स एक्सिस है सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप एक्स नॉर्मल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, तो आपको इक्वल इंटरवल्स रखने पड़ेंगे, इक्वल इंटरवल्स रखते हैं ना ग्राफ पेपर में, तो 10 mm, अब आपको 10 माइक्रोन तक आना है, तो 10 mm को छोटा करा 5 mm, 5 mm से 1 mm, 1 mm से 0.5, फिर 0.25, ऐसे सोचो आपको कितने सारे इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे 10 माइक्रोन तक आने के लिए। ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा आपका, यहां से लेके बल्लूपुर तक सिर्फ ग्राफ पेपर बिछा हुआ होगा। तो आपको क्या करना होता है, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर यूज करते हैं, और इसका यूज तब होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू का, जब एक पैरामीटर का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, जैसे पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में mm से लेके माइक्रोन तक के पार्टिकल है सॉइल में, तो ऐसे केस में हम सेमी लॉग यूज करते हैं। और वेल ग्रेडेड कर्व जो होता है ये पूरे सॉइल मास पे ऐसे फैला हुआ होगा। इस कर्व का मतलब ये हो गया कि हर पार्टिकल रेंज क्या है, अवेलेबल है। ये एग्जाम में पूछा गया आपके एसएससी जेईई में, एक सर्टेन टाइप का ग्रेडेशन होता है गैप ग्रेडेड। तो क्वेश्चन ये था कि गैप ग्रेडेड जो सॉइल होता है उसका कर्व कैसे बनता है। तो वेल ग्रेडेड क्या होगा, ये पूरे कर्व फैला हुआ होगा। फैला होने का मतलब क्या है, इसमें हर पार्टिकल रेंज क्या है, अवेलेबल है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो है, ये लेट्स से कर्व फर्स्ट है, इट रिप्रेजेंट्स वेल ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का कर्व कैसे बनेगा, ये बहुत सीमित होगा, बहुत लिमिटेड रेंज होगी, तो ये कर्व फैला हुआ नहीं होगा। तो अगर हम पुअरली ग्रेडेड कर्व बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये बस थोड़ी सी रेंज तक होगा। अब आप देखो ये पार्टिकल से लेके यहां तक, तो रेंज क्या है, बहुत कम है। और वेल ग्रेडेड में यहां पार्टिकल साइज एक्स एक्सिस पर है, वेल ग्रेडेड यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल रेंजेस आ रहे हैं, जबकि पुअरली ग्रेडेड में पार्टिकल रेंज क्या है, बहुत कम है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है, ये होता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का मतलब होता है ऐसे सॉइल मास जिसमें बीच में एक अच्छी खासी रेंज हो ही ना। जैसे मान लीजिए एक सॉइल मास में ग्रेवल है, सैंड है ही नहीं, और फिर सिल्ट है, तो सैंड ना होने का मतलब 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक वो पार्टिकल रेंज है ही नहीं, उसमें पूरा गैप आ गया, एक रेंज का ही गैप आ गया। तो अगर हम गैप ग्रेडेड को बनाएंगे तो जो गैप ग्रेडेड होता है ऐसे, और जहां पर एब्सेंस होती है वहां पर कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है, इसका मतलब इतनी पार्टिकल रेंज अवेलेबल नहीं है। तो ये जो पिंक कलर से आपने बना दिया, ये गैप ग्रेडेड सॉइल हो गया। तो एग्जाम में ये पूछा गया था कि गैप ग्रेडेड सॉइल के केस में होता क्या है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है गैप ग्रेडेड में। हॉरिजॉन्टल मतलब इतनी पार्टिकल रेंज सॉइल मास में अवेलेबल नहीं है, गैप आ गया बीच में। बात समझ आई बच्चों, कर्व बनाइए। बधाई के पात्र हैं आप, एक मेजर टॉपिक खत्म हो गया आपका। यू कैन से लाइक इट्स अ यूनिट, एक मेजर यूनिट खत्म हो गई है बेटे। यूनिफॉर्म तो एक वर्टिकल लाइन होगी कि एक ही पार्टिकल साइज है। आपको ऐसा लग रहा होगा, आप ऐसे मन में हंसते होगे कि टेस्ट का बोला था भूल गए, टेस्ट का है बेटे। टेस्ट ना इस टॉपिक के बाद लूंगा मैं, जैसे टॉपिक हो गया ना, अब टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट बता के क्या लेना, बता के लेना कोई मजा नहीं आता टेस्ट का। वो चेहरे पे बच्चों का जब वो डर आता है ना, आंखें एकदम पुतलियां डिसॉल्व होती है ना, जब वो मूवीज में दिखाते हैं ना ऐसे एकदम रेटिना ऐसे डिसॉल्व होता है, उसमें मजा आता है कि आप इतना ऐसे आए हीरो बन के क्लास में कि हाँ आज पैटिस खाएंगे, कि बेटा टेस्ट है आज। जो वो डर आता है ना चेहरे पे, ऐसे पसीना आ रहा है, एसी चल रहा है, पसीना नहीं आ रहा, उसमें मजा आता है यार। तो इसलिए टेस्ट अब आपका होगा कि सब दिन एकदम 25 को टेस्ट पेपर बनाया हुआ है मैं बहुत प्यार से, 25 क्वेश्चन है उसमें, 50 मिनट है, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन इज सफिशिएंट टाइम। 1 घंटा ले लो, चलो रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं। रक्षाबंधन पे छुट्टी होती है तुम लोगों की यहाँ पर, मतलब तुम लोग तो जाते होगे मनाने, नाने तो जाओगे है ना।
लिख लिया बच्चों ये? अब आपने ये जब लाइन बनाएंगे तो इसको ऐसे लिखिएगा। चलो पहले बना लो थोड़ा सा। सेमी लॉग का कंसेप्ट लिखना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट होता है, आगे भी कई जगह आएगा सेमी लॉग। अब आप ये मान के चलो एक मेजर पार्ट खत्म हुआ है, तो अब आपको इसका रिवीजन करना है अच्छे से। और अगर आप नोट्स का लिख के लाओगे तो वो वाला टॉपिक उसमें क्या होगा ना, पीपीटी में इधर डिस्प्ले कर दूंगा तो समझने का ही काम रह जाएगा, लिखने का हो रखा होगा। फिर परसों से हम कॉम्पेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। कॉम्पेक्शन खत्म होते ही फिर होता है ना जो न्यूमेरिकल डोमिनेटेड टॉपिक्स आएंगे, फिर परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, कंसोलिडेशन, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिलेबस की स्पीड आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जल्दी खत्म होगा। लिखो इसमें, लिखो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ड्रॉन। Particle size distribution curve is drawn on semi-log graph paper. Is drawn on semi-log graph paper because the particle size variation, because the particle size variation is huge, immense, बहुत वाइड है। तो जब एक पैरामीटर बहुत ज़्यादा वेरी करे और दूसरा नहीं कर रहे तो फिर हम सेमी लॉग का ही यूज़ करते हैं। लिखो, अपने ऐसे 1 2 3 जरूर मार्क करे होने चाहिए। लिखो, कर्व 1 रिप्रेजेंट्स वेल ग्रेडेड सॉइल। फैला हुआ है कर्व ये, और कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा कर्व। कर्व 1 रिप्रेजेंट्स वेल ग्रेडेड कर्व। फिर सेकंड, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, कर्व second represents poorly graded soil. Poorly graded soil. Third लिखिए, the next line से लिखिए, curve second is poorly graded, बहुत limited particles हैं। Third से लिखिए, या next line से, curve third represents gap graded. Curve थर्ड रिप्रेजेंट्स गैप ग्रेडेड। तो जब गैप ग्रेडेड सॉइल होगा, या इसमें ब्रैकेट में लिखिए, लिखो इन सच सॉइल, हम गैप ग्रेडेड का मतलब लिख रहे हैं, इन सच सॉइल सर्टेन पार्टिकल रेंज विल बी मिसिंग। गैप आ जाएगा बीच में। इन सच सॉइल सर्टेन पार्टिकल रेंज विल बी मिसिंग। as shown by horizontal line। तो ये जो horizontal line है मतलब इतना गैप आ गया, as shown by horizontal line। तो बच्चों विद दिस मेजर पोर्शन एक खत्म हो गया हमारा। अब हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये एक और टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, इजीली आज हम इसको खत्म कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, थोड़ा सा आपने नया पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल शुरुआत के दिनों में पढ़ा था, जब हमने सॉइल को क्लासिफाई किया था साइज के बेसिस पे, है ना, क्ले, सिल्ट एंड ऑल। फिर कोहेशन के बेसिस पे, कोहेसिव, नॉन कोहेसिव, ठीक है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन सॉइल को अब हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि ग्रेवल का साइज 4.75 mm से बड़ा है। ये बात जो आई थी ये USCS, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से आई थी। देखिए वर्ल्ड में 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सॉइल को क्लासिफाई करने के 2 सिस्टम है। एक है आस्थो,
दिस इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन एसोसिएशन, ये नॉर्थ अमेरिका में वैलिड है। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अमेरिका मीन्स कनाडा और अमेरिका में 6 mm से जो पार्टिकल बड़ा है उसको ग्रेवल बोलते हैं। तो 5 mm हमारे लिए ग्रेवल है बट अमेरिकन के लिए नहीं है, क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आस्थो है। हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है यूएससीएस पे, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे 4.75 mm से बड़ा पार्टिकल ग्रेवल है, ये यूएससीएस ने बोला। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो प्रेरित है, वो इंस्पायर्ड है यूएससीएस से। ठीक है, अब इसी में फिर हम फर्दर पढ़ेंगे कि सॉइल को 3 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है। मतलब इसमें कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड, ये सब आ जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, जिसमें आप पढ़ोगे लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। मेन इसमें आएगा प्लास्टिसिटी चार्ट, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस टॉपिक को देख के ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, थ्योरी ही होगी, बट ऐसा नहीं है। इस टॉपिक के अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लिखिए, देखो, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई ए सॉइल, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई ए सॉइल, TWO, two major, in order to classify a soil, 2 major classification systems are used. 2 major classification systems are used. First लिखिए आस्थो, इसमें लिखिए इट स्टैंड्स फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन। ये आस्थो आपको हाईवे इंजीनियरिंग में भी बहुत दिखेगा। पता है कहाँ पर? CBR, जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो है। ऑब्वियसली कैलिफोर्निया एज अ स्टेट इन अमेरिका, तो जो CBR बनाया था मेथड, वो आस्थो ने ही बनाया था। तो आपको आस्थो वहाँ भी देखने को मिलेगा जब आप हाईवे पढ़ेंगे। तो लिखो, इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल, फुल स्टॉप। देखो, इट इज अडॉप्टेड इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में USCS चलता है। It is adopted in North America. देखो, for example, as per ASTHO, for example, as per ASTHO, gravel has a particle size, as per ASTHO, gravel has a particle size greater than 6 mm. तो अमेरिका का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अलग है। जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं वो दूसरे मेथड से आया है, दूसरे सिस्टम से आया है। हेडिंग डालिए, सेकंड लिखिए USCS। USCS लिखिए, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। It stands for Unified Soil Classification System. देखो, Indian standard is based on USCS. Indian standard is based on USCS. अब हेडिंग डालिए, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड IS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ISSCS। इंडियन स्टैंडर्ड
सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं, फिर थोड़ा सा लिखेंगे इसमें। तो ISSCS। तो बच्चों ISSCS के बेसिस पर इन्होंने सॉइल को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा, जिसमें एक था ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक सॉइल कंस्ट्रक्शन में हम यूज नहीं करते हैं, वीक सॉइल होती है। इतनी पिटाई होगी ना, वीक की स्पेलिंग आएगी। यस, गुड। WEE के तो वीक हफ्ते वाला होगा मचक। यहां पर इन्होंने बोला कि जो सॉइल है, एक है कोर्स ग्रेन्ड। बच्चों हमने कई बार ही पढ़ा हुआ है, कोर्स ग्रेन्ड का पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पूरा। अब यहां पर इंग्लिश ना लिख के बस हम ऐसे लिख रहे हैं, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। और दूसरा होता है फाइन ग्रेन, इसमें हम ऐसे लिख रहे हैं, ये लेस देन 75 माइक्रोन होता है। अब इन्होंने कोर्स ग्रेन को फिर 2 कैटेगरी में बांटा, ये भी हमने पढ़ा है। पहला ग्रेवल। अब जैसे कार्बन का एक सिंबल दे दिया C, ऑक्सीजन का O, तो ऐसे सिस्टम ने बोला कि ग्रेवल को हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेवल का जो पार्टिकल साइज है ये 4.75 mm से 80 mm तक हो गया। फिर इसमें दूसरा सॉइल है सैंड, इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक। यहां तक हमने पढ़ रखा है। अब ग्रेवल को इन्होंने बोला ये फर्दर 2 टाइप का हो सकता है। एक है वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब ग्रेवल के कई सारे पार्टिकल रेंज है, जैसे 4.75 mm का पार्टिकल है, 10 mm का पार्टिकल है, 13 mm का पार्टिकल है, 18 mm का पार्टिकल एंड सो ऑन, 80 mm तक कई सारे पार्टिकल रेंज है। तो ये हो गया वेल ग्रेडेड, और इसको इन्होंने W से रिप्रेजेंट करा, कैपिटल W। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई सॉइल GW है, इसका मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल। जो पहले आ रहा है G रिप्रेजेंट्स मेजर पोर्शन, जो मेजॉरिटी ऑफ दी सॉइल है वो ग्रेवल है, और ग्रेवल वेल ग्रेडेड है, मतलब ग्रेवल की कई सारी पार्टिकल रेंज है। इसी तरीके से दूसरा होता है पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का मतलब बहुत कम पार्टिकल वेरिएशन है, इसे कैपिटल P से दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि सॉइल GP है, तो इसका मतलब सॉइल में जो मेजर पोर्शन है वो ग्रेवल का है, बट ग्रेवल के कुछ ही पार्टिकल साइज अवेलेबल है। फाइन ग्रेन सॉइल में भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है कि ये 2 हैं, एक है सिल्ट जिसको कैपिटल M से दिखाएंगे, दूसरा है क्ले जिसको C से दिखाएंगे। सिल्ट का पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक है, क्ले लेस देन 2 माइक्रोन है। अब सिल्ट और क्ले को 3 कैटेगरी में फर्दर बांटा गया। ये चीज नहीं होगी आपके लिए, ये नहीं पढ़ी होगी आपने। पहले लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी को कैपिटल L से दिखाया जाएगा, और लो कंप्रेसिबिलिटी तब बोलते हैं जब लिक्विड लिमिट 35% से कम हो। जैसे आपसे मैंने बोला कि एक सर्टेन सॉइल Cl है, मतलब इस सॉइल का मेजर पोर्शन कौन है? क्ले, बट वो क्ले जिसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, मतलब लिक्विड लिमिट 35% से कम है। दूसरा बच्चे इसमें बोला गया मीडियम कंप्रेसिबिलिटी या इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। इसमें लिक्विड लिमिट 35 से लेकर 50% के बीच में रहती है। इसको इन्होंने M से I से रिप्रेजेंट करा, इंटरमीडिएट से I। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक सॉइल MI है, तो सिल्ट मेजर पोर्शन है और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है। लास्ट आया इन्होंने बोला हाई कंप्रेसिबिलिटी,
तो ऐसे केस में लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा हो, इज ग्रेटर देन 50%। अब इस क्लासिफिकेशन टेबल के बेसिस पर एक प्लास्टिसिटी चार्ट है, वो हमको पढ़ना है। तो थ्योरेटिकली ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बट फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी आप इस चार्ट को बनाइए। ये ISSCS है। ऑर्गेनिक में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता क्योंकि हम ऑर्गेनिक पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल का ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कोर्स ग्रेन्ड, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड होंगे। कोर्स ग्रेड में कभी कंप्रेसिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा और फाइन ग्रेड में कभी ग्रेडेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। मैं आ रहा हूँ फ्रेम में, फोटो खींच रहा लड़के, ये नहीं लिख ले इतनी देर में इसका। फोटो खींच रहा है, बताओ तो मेरे को कि मैं थोड़ा ऐसे अपना ऐसे कर लूँ अपना, एकदम अच्छी फोटो आनी चाहिए। फोटो से आई है मेरी उसमें, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब इस पे नेट चेक करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके ये मैं ग्रुप में भेज सकता हूँ। पहले तो हो जाता था इजीली, आजकल पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये एक मिनट रुकना। वैसे आप भी स्कैन कर सकते हो, बट अगर आप इसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो। आवाज सी नहीं आई मेरा मेरा नहीं है यार, मेरा खुद पासवर्ड मेरा ऐसे सर ने छुपा के ऐसे डाला था तो। अबे हो जाए यार, भगवान जी प्लीज। यस। अब बस एक इसमें कमी ये है कि मैंने इसको PNG में करा है, इसको PDF में करके मैं भेजता हूँ आपको ग्रुप में। वहाँ से भी आप इसको मतलब ग्रुप में भी आ जाएगा और PDF। भाई जा क्यों नहीं रहा है? मतलब एक होता है कि धीरे धीरे बात करना है कि दूसरा सुन ना पाए। वो जो फोटो उस पर भी मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आप वहां से भी लिख सकते हैं। जैसे USCS था, उसने कंप्रेसिबिलिटी को सिर्फ 2 रेंज में बांटा था, लेस देन 50, मोर देन 50। इंटरमीडिएट रेंज नहीं थी। फिर हमने ISSCS ने एक इंटरमीडिएट रेंज भी बीच में अप्लाई कर दी थी। देख लिया बच्चों? ये कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं लिखा है। एक हेडिंग डालिए, प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट।
ये इम्पोर्टेंट है। ग्रुप में एक चार्ट भेजा है, ग्राफ भेजा है, उसको बनाइए। ये बनाना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है? ये ग्राफ है बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। कहाँ है स्केल? स्केल दे दो, बड़ों को ऐसे बोलते हैं, दे दो, दे दीजिए। फिर से बोलो, रिपीट करो। हाँ गुड, ये आया ना अच्छे से। दे दो तो ऐसा लग रहा है कि साथ ही में हम कैसे पले बड़े हैं। पूरा कुछ भी नहीं, तुम लोगों से कम 2.5 से 3 साल बड़ा तो होंगे ही। क्या 25 के आसपास हूँ मैं। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो 25 के आसपास था। वैसे हाइट 5'10" पे आके रुक गई थी मेरी। एज 25 पे आके रुक गई है। 25 के आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है लड़का ये? क्या कह रहा है? ये घुटना सीधा नाक पर पड़ के भी बता ही दोगे, उसमें क्या दिक्कत है? मैं भी ऐसे ही करूँगा। अभी बुला के लाऊंगा सर को, तुम लोगों को देखे पूरा दिन सोचते रहना बैठ के कि बोला क्या था। ये तो मैंने मौका दिया तुम्हें, तब तुम मेरे बारे में बोल पा रहे हो। तुम लोग तो मौका नहीं भी दोते तो भी मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। अभी क्वेश्चन दूंगा, हंसूंगा और कैमरा ऐसे लेके जाऊंगा एक एक बच्चे के पास कि देखना इनसे हो नहीं पा रहा है। अभी अपने भतीजे से मैं 7th की वो मंगवाऊंगा बुक मैथ्स की। उसके 7th तो बड़ी है तुम्हारे लिए, 6th की मंगवाऊंगा इस बार। अरे एक वो गलती से हो गया, अब थोड़ी हो पाएंगे। 6th के अभी NCERT की बुक डाउनलोड करूंगा आज, उसका क्वेश्चन पूछा करो। तो बच्चों प्लास्टिसिटी चार्ट पहले बना लीजिए। अब मैं इसको इधर दिखा देता हूँ रफ थोड़ा सा। अगर बनाए तो y एक्सिस पर IP है और x एक्सिस पर लिक्विड लिमिट है। ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है। इसकी इक्वेशन ज़रूर याद रखें, लिखिए भी, ए लाइन बोलते हैं इसको। ये चार्ट कैसे बना ये आपके सिलेबस के परे है, आपको ये याद रखना है कि ये चार्ट बना है। तो 35% से कम एक पार्ट हो गया, फिर 35 से 50 के बीच में एक पार्ट हो गया। ए लाइन की जो इक्वेशन है ये याद रखें, एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है, 0.73 WL - 20। अभी आपको याद रखनी है, ठीक है? कैसे आया, कहाँ से आया, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ए लाइन से ऊपर का जो सॉइल है वो क्ले है, और जो नीचे का सॉइल है ये सिल्ट या ऑर्गेनिक हो सकता है। फिर यहाँ पर 4 और 7% पे सॉइल दिखा रखा है। पूरा वो ग्राफ बनाइए। फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। इनसे 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। जितना दिमाग फोटो बनाने में लगाया है इतना क्वेश्चन में भी लगाया करिए। नहीं ले लो बेटा, तो उसको मैंने वैसे उसको बोला था। दो भाई स्केल दो इनको। फोन से बना लो ना, फोन से भी तो बन जाएगा। देखो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, पेन से भी तो बन जाता है। पेन से नहीं बना पाते क्या तुम लोग? ऐसे भी तो बन जाता है। मैं तो पहले बचपन में पेन वैन से बनाते थे। ऐसे इस पे आ नहीं पा रहे ना, टच हो रहा। पेन से बना लो। है बेटे? नहीं, वो ऑर्गेनिक सॉइल है। सिल्ट वो तो ऑर्गेनिक होता है। दिखाया है उन्होंने। ये मैं बात रखूंगा ISSCS वालों से कि ललित जी ने ऐसा गुस्सा में पूछा कि ऐसे क्यों कर दिया इन्होंने। करेंगे इसका, सुप्रीम कोर्ट वाले करेंगे, हटवा देंगे यहाँ से इसको। अब तुम लोग पता नहीं दुनिया भर के वो स्केल से बनाते हैं। अब देखो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, देखो ये देखो, ये देखो। अबे कहाँ है? ओ ये है, ये देखो स्ट्रेट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। अबे
तुम लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी। सर्कल बनाओ, सर्कल क्या, तुम लोग वही कड़े में से बना रहे हो दुनिया भर। ये देखो भाई, बहुत कंसंट्रेशन, ये देखो बहुत मेहनत के बाद होती हैं ये सब चीजें। अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे, पहले इसके लिए मतलब हरिद्वार, ऋषिकेश, सब धार्मिक स्थल पे जाके तपस्या करने के बाद, टपकने के बाद अगले जन्म में जाके आता है ये सब। ओके, फिगर बनाओ। ट्रायंगल, तुम लोग क्या जाहिल लोग ट्रायंगल भी नहीं बना पाते होगे। देखो कितना मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। और कुछ बनू क्या? स्टार, स्टार तो मतलब मैं मतलब अवार्ड मिला था बेस्ट स्टार का मेरा कोई था। अभी वो सिलेबस में नहीं है। मैं ऐसे क्लासरूम में बहुत बातें कर रहा था, छोटा था मैं 7th में, तो मैम ने बुला लिया मुझे, ड्राइंग वाली मैम ने कहा भाई इधर आओ कि यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल बनाओ, नहीं तो कुटाई हो जाएगी आज तुम्हारी। उन्होंने मीनिंगफुल कि ऐसे कुछ भी नहीं कि मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मैं घबरा गया, मैं कही तो आज तो मेरी कुटाई को कोई नहीं रोक सकता। बट देन मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे 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 करा, ऐसे 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 करा, और बीच में मैं कहा मैम अमीबा बनाया मैंने। अमीबा इज मीनिंगफुल, अमीबा कोई गलत चीज़ थोड़ी है। तब भी पिटा मैं कहा ये तो कोई बात नहीं होती। मैं कहा यार ये तो अमीबा तो मतलब इट्स मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल। सिंगल सेल होता है ना अमीबा, ऐसे मुंडी तो ऐसे लगे जैसे सब याद है। अभी मैं बोलता हूँ ना डुअल सेल होता है कि हाँ वो भी, उसमें भी मुंडी हिल जाती है। यूनिसेल्युलर, माय गॉड्स, यूनिसेल्युलर बोल पाते हो यार तुम लोग, शक्ल से कैसे भी लगते हो वैसे बुद्धि है तुम लोगों में। अब इधर देखो भाई, अब लिखो इसमें, देखो प्लास्टिसिटी चार्ट इज ए ग्राफ बिटवीन, प्लास्टिसिटी चार्ट is a graph between, IP means plasticity index, is a graph between IP and liquid limit, is a graph between IP and liquid limit, which helps in classifying a soil, which helps in classifying a soil। अगर आप याद करो जब हम लिक्विड लिमिट निकालना सीख रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि लिक्विड लिमिट की मदद से आप सॉइल को क्लासिफाई करते हो। और क्या करते हैं लिक्विड लिमिट की हेल्प से? हाँ, 2 पॉइंट लिखवाए थे, एक तो सॉइल क्लासिफाई होता है, दो और क्या होता है? क्या? स्टेट, स्टेट, लिक्विड लिमिट से स्टेट, सेटलमेंट पता करते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 0.009 WL - 10। तो लिक्विड लिमिट से आप सॉइल के सेटलमेंट को पढ़ सकते हैं, इसलिए लिक्विड लिमिट निकालना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे कि होता क्या है इसमें, ठीक है? वैसे चार्ट इतना ही है। सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ध्यान से सुनिए। ये ए लाइन की इक्वेशन लिख लीजिएगा जरूर, 0.73 WL - 20। अभी बता रहा हूँ मैं, इसी में आएगा। बच्चों ग्रुप में आओ। क्वेश्चन 5th मैं करा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। 6th आप करिएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ फाइन ग्रेन हैज अ लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 20%। As per plasticity chart, according to IS classification, the soil is represented by what symbols?
इधर देखो बच्चे, मैं करा रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे के करीबन 2-3 क्वेश्चन आपने खुद से करने। सबसे पहले आप देख सकते हैं लिक्विड लिमिट 60% है, 50 से ज्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई? हाई। अब इस क्वेश्चन ने ऑप्शन सारे सी के ही टर्म्स में दिए हैं, तो इन्होंने काफी आसान कर दिया क्वेश्चन को। तो एक ऑप्शन है CH, सो आंसर इज CH। बट मान लीजिए अगर एक ऑप्शन MH होता, तो ये कैसे पता चलेगा जब लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट है कि सॉइल क्ले है या सिल्ट है? जो कंप्रेसिबिलिटी है वो तो लिक्विड लिमिट से देख के पता चल जाएगी। मान लीजिए 40% गिवन होती, तो कंप्रेसिबिलिटी होती I, इंटरमीडिएट। 35 से कम होती तो L आ जाता। अब हमें ये पता करना है कि सॉइल क्ले ही क्यों है, ये कैसे पता चला? तो इसमें 2 स्टेप में आएगा आंसर। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है टू कैलकुलेट IP using the expression IP is equals to WL minus WP। 2 बारी IP निकालना है आपने, एक बारी WL माइनस WP से। WL कितना गिवन है? 60%, WP 20%, तो IP की वैल्यू आ गई 40%। लास्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज, अब आप दोबारा IP निकालोगे यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ A लाइन विच इज 0.073 WL माइनस 20। ठीक है, लिक्विड लिमिट परसेंट में। लिक्विड लिमिट कितना है? 60, 60 माइनस 20 इज 40, 40 इंटू 0.73 इज 29.2%। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। एक बारी IP निकालिए इस फॉर्मूले से, एक बारी IP निकालिए इस फॉर्मूले से। अब आपको प्लास्टिसिटी चार्ट को थोड़ा सा याद रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि A लाइन में जो सॉइल ऊपर है, A लाइन से जो ऊपर है, ये सब क्ले हैं। आपने बोला कि सर A लाइन पर जो IP की वैल्यू, A लाइन मतलब इस लाइन पर IP की वैल्यू 29.2 है, तो लेट्स से इधर कहीं 29 है, तो 29.2 है A लाइन पर, और IP की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 40%। तो जब आपने लिक्विड लिमिट 60 रखी तो A लाइन पर वैल्यू आई, कितनी आई? 29.2। और जब लिक्विड लिमिट 60% है तो वैल्यू कितनी आ रही है IP की? 40%। समझिए IP की 2 वैल्यूज हैं, एक आई है फॉर्मूले से 40% यहां पर, ठीक है, समवेयर इधर ऊपर 40%। 40% किसके रिस्पेक्ट में आई है? 60% की लिक्विड लिमिट पर। फिर एक और IP की वैल्यू आई है A लाइन पर। A लाइन पर, ये लाइन की इक्वेशन है, तो WL की कोई भी वैल्यू रखोगे तो लाइन पर आपको वैल्यू मिलेगी। तो जब आपने वैल्यू रखी 60, तो A लाइन पर वैल्यू कितनी आई? 29.2। तो जो सॉइल का अपना एक्चुअल IP है वो A लाइन की वैल्यू से क्या है? ज्यादा है ना। A लाइन पर कितना आ रहा था? 29.2 IP की वैल्यू, और सॉइल का अपना IP कितना है? 40%। तो A लाइन से वैल्यू क्या है? ऊपर है, और A लाइन से ऊपर कौन सा सॉइल होता है? क्ले। लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी हो गई हाई और सॉइल हो गया क्ले। मान लो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज निकालनी है। अगर A लाइन की वैल्यू IP के फॉर्मूले से कम आ रहा है, मतलब A लाइन की वैल्यू नीचे है, सॉइल ऊपर है, तो क्ले हो जाएगा। मान लीजिए उल्टा हो जाए कि ये वैल्यू बड़ी होती, इसका मतलब ये वाला जो एक्चुअल सॉइल है ये A लाइन के क्या होता? नीचे होता, और नीचे कौन सा सॉइल है बच्चे? सिल्ट। तो मान लो अगर ये वैल्यू लेट से 52 आती, लेट से, तो A लाइन की वैल्यू बड़ी होती और IP की वैल्यू छोटी आती, तो मतलब IP की वैल्यू A लाइन से नीचे होती गिवन सॉइल की, तो ये सॉइल बन जाता MH। अब जैसे एक और क्वेश्चन भेजा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर अगला आप खुद से करना। अभी जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है बस उसको दिमाग में रखो। वो बोल रहे हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम लिक्विड लिमिट आपको दे रखी है 40% और प्लास्टिसिटी इंडेक्स
28% दे रखा है। तो आपने एक आईपी तो आपको गिवन ही है बच्चे, लिक्विड लिमिट 35-50 के बीच में है, तो कंप्रेसिबिलिटी है इंटरमीडिएट आई। अब आप ए लाइन से आईपी की वैल्यू निकालो 0.73 WL माइनस 20, ये 40 है लिक्विड लिमिट, तो 40 माइनस 20 इंटू 0.73 इज 14.6। तो बच्चे आईपी की वैल्यू, सॉइल का आईपी ए लाइन से क्या है, ऊपर है, और ऊपर कौन सा सॉइल होता है, क्ले, तो आंसर आ जाएगा CI। और ये सेम क्वेश्चन SSC जेई में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन पहले गेट में आया और फिर SSC जेई में आया। समझ आई बात बच्चों? तो 2 स्टेप हैं बस, एक बारी आईपी निकालिए WL माइनस WP लगाकर, एक बारी आईपी निकालिए ए लाइन की इक्वेशन से। अगर ए लाइन की इक्वेशन की वैल्यू बड़ी आ रही है तो सॉइल ए लाइन से नीचे है, मतलब सिल्ट है। ए लाइन की वैल्यू छोटी आ रही है मतलब सॉइल ए लाइन से ऊपर है, तो क्ले है। मैं आपको इसमें और क्वेश्चंस भी भेज रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। बच्चों एक क्वेश्चन भेजा है, इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है एज पर दी USCS और ISSCS USCS पर ही डिपेंड करता है, द टाइप ऑफ सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय MH। बच्चे MH क्या हो गया, M इज सिल्ट, H इज लिक्विड लिमिट इज मोर देन 50%, और M सिल्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल होता है ना, मिनरल से बनता है। So MH represents inorganic silt of high plasticity, पहला ऑप्शन जो है, of high plasticity with liquid limit more than 50%, तो ऑप्शन यही करेक्ट है इसमें। ये 2022 गेट का क्वेश्चन है, ये इसी साल गेट में आया था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अब आप देखना अगले 2-3 साल में सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ये जेई में आएगा, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। इस साल अगले 2-3 साल में ये सेम क्वेश्चन दिखेगा आपको, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गेट के जिनमें ज्यादा थे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, ये SSC जेई में आने ही आने, कोई नहीं रोक सकता इनको। बट अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ, वो आपने ध्यान से पढ़ना है। बच्चों ग्रुप में आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको करिए, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सीव एनालिसिस ऑन ए ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ मास 1000 ग्राम showed that 980 gram and 270 gram of soil pass through 4.75 mm and 0.075 mm। ठीक है, तो 980 ग्राम सॉइल पास हो गया
4.75 mm से और 270 पास हुआ 0.075 mm से। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट आपको गिवन है। द सॉइल में बी क्लासिफाइड एज, ये सॉइल क्या है? ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, सीव एनालिसिस और प्लास्टिसिटी चार्ट, दोनों हमने पढ़ रखे हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। तो ये टॉपिक में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपने क्लासरूम में नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ ही है। बाकी वो अर्जी फर्जी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ढंग का क्वेश्चन करो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इस सॉइल में ग्रेवल कितना है, कितना ग्रेवल है इसमें? नहीं, ऐसे ही बता दो ग्राम में। 20 ग्राम। क्योंकि 980 ग्राम सॉइल ऐसा था जो 4.75 mm से पास हो गया, तो 4.75 mm पे रुका कितना? 20। तो जो रुक गया 4.75 mm पर, मतलब उससे बड़ा है वो, तो 20 ग्राम रुका है, तो 20 ग्राम इज ग्रेवल। सैंड कितना है? गुड। सैंड कितना ग्राम है? बच्चों सैंड कितना है इस सॉइल में? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 980 ग्राम, फोर्थ क्वेश्चन करो इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 980 ग्राम सॉइल 4.75 mm से पास हुआ और 1000 ग्राम टोटल था, तो रुका कितना? 20 ग्राम। मतलब 20 ग्राम सॉइल ऐसा है जो 4.75 mm से बड़ा है, तभी तो रुक गया वो 4.75 mm पे, 980 तो पास हुआ, तो मतलब 20 ग्राम इस सॉइल में ग्रेवल है। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 270 ग्राम 75 माइक्रोन है, 0.075 mm में 75 माइक्रोन, कि 270 ग्राम 75 माइक्रोन से पास हो गया। 4.75 से 980 पास हुआ और 980 में से 270 75 माइक्रोन से भी पास हो गया, तो रुका कितना? सब्ट्रैक्ट करिए, 710 ग्राम्स। तो 710 ग्राम सॉइल ऐसा था जो 4.75 mm से तो पास हुआ, बट 75 माइक्रोन से पास नहीं हुआ। ये बात समझ आ रही बच्चों? तो 75 माइक्रोन और 4.75 mm के बीच में कौन होता है? सैंड। तो बच्चों 710 ग्राम सैंड है, 20 ग्राम ग्रेवल है, 730 और 1000 ग्राम टोटल था, तो 270 ग्राम क्या हो गया? फाइन ग्रेन सॉइल हो गया। मेजर सॉइल कौन सा है इसमें? सैंड। तो मेन सिंबल आएगा एस। अब इन्होंने जितने भी ऑप्शंस दिए उनमें अगर हम देखें तो एस सी या एस एम, ये दो ऑप्शन है। अब क्ले है या सिल्ट है, ये प्लास्टिसिटी चार्ट से पता करेंगे। तो आईपी निकालिए फॉर्मूले से, WL माइनस WP कितना आ रहा है? 40 माइनस 18, तो ये आया 22%। फिर आईपी निकालिए ए लाइन से, 0.73 WL माइनस 20, WL हो गया 40, तो ये आ गया 14.6। ए लाइन पर वैल्यू छोटी है, सॉइल की अपना आईपी बड़ा है, तो मतलब ए लाइन से ऊपर है, तो ए लाइन से ऊपर कौन सा सॉइल होता है? क्ले। तो सॉइल हो गया एस सी। एस एम। बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बेटे समझ आया? पीछे तुम्हें समझ आया बेटे? और नाम क्या है? राहुल। समझ आया ये? अंकित? ये समझ आया आपको कि सैंड क्यों है मेजर सॉइल? अब आप कुछ बोल दो। गुड, वेरी गुड। चलो आप फोर्थ क्वेश्चन देखो इसमें।
नहीं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm इज 60। मतलब 60% सॉइल ऐसा है जो 4.75 mm से छोटा है। तो बड़ा कितना है? 40%। 4.75 mm से बड़ा कौन है? ग्रेवल। तो 40% ग्रेवल है इस सॉइल में। कुछ हाँ ना कुछ ना बोल रहे हैं कि समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कर लो भैया, खुद से कर लो, नहीं समझ में आएगा तब बताना। तो ऐसा लगता कभी कि इंसान खुद से ही बातें कर रहा है। जी सी, तो सी, मुझे लगा आप सी ऑप्शन बोल रहे हो। आंसर इज जी एम। गुड। क्योंकि देखो 60% 4.75 mm से पास हुआ तो 40% रुक गया, तो मेजर सॉइल है, मतलब अभी 40% ग्रेवल है। फिर 30% 75 माइक्रोन से पास हुआ। 60 पास हुआ था 4.75 mm से, और 30 पास हुआ किससे? 75 माइक्रोन से। तो 60 माइनस 30, 30% क्या हो गया? सैंड। और 30% जो बच गया वो क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल। तो 40 30 30 सबसे ज्यादा कौन है? ग्रेवल। तो मेजर सॉइल हो गया ग्रेवल। अब ग्रेवल में वो कौन सा है, इसके लिए आपको प्लास्टिसिटी चार्ट यूज करना है। आईपी का फॉर्मूला आया 25 माइनस 27 8, और ए लाइन से आईपी कितना आ रहा है? 10। तो ए लाइन से ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो सॉइल हो गया सिल्ट। सो आंसर इज जीएम। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया। ये जो हमें दे रखा है ना परसेंटेज फाइनल है, ये हमेशा टोटल में से दिया होता है ना, यस, है ना? हमेशा टोटल में से परसेंट फाइनर टोटल में से। सर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये 4.75 में से पास हो गया, फिर उसका कुछ परसेंट, वैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कैसे? जैसे जो बोला 60% पास हो गए, तो उसका 60% का कुछ परसेंट जो उसमें से अगली वाली में से पास, तो 60 का अगला ही में तो 30 से पास हुआ, तभी तो हमने बोला 60 में से 30 घटा दिया, तभी तो 30 बचा। माइनस करना, पर उसका कुछ परसेंटेज पास हुआ, ऐसा तो नहीं आता ना कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता बेटे। सर इसमें 60 में से 30 कराना है, जो 60% हमारा ग्राम था उसमें से 60% सॉइल है, ग्राम हमें नहीं पता, टोटल वेट का 60% है जो 4.75 mm से निकल गया। उस 60% का 30% निकल गया किसमें से? 75 माइक्रोन में से। तो 60 में से 30 निकल गया 75 माइक्रोन पे, तो रुका कितना? 30%। तो 30% सैंड है, 30% फाइन ग्रेन्ड है, और 40% ग्रेवल है। चलिए ये एक क्वेश्चन और मैं भेज रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। बताओ बच्चों, ए फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज ऑफ 26 to 48%। तो 26 से 48% के वाटर कंटेंट पर सॉइल प्लास्टिक है, तो सॉइल ये है कौन सा?
C. गुड है CI, क्योंकि देखो प्लास्टिक कौन से वाटर कंटेंट पर होता है सॉइल, WP से WL के बीच में होता है। मान लो अगर इसमें ऑप्शन MI भी होता तो फिर थोड़ी मेहनत बढ़ती है आपकी। तो हमने एक ग्राफ पढ़ा है वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में, लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड। प्लास्टिक स्टेट होती है प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड लिमिट के बीच में। इन्होंने डायरेक्टली WP WL नहीं दिया, इन्होंने आपको ये बोला कि सॉइल इस स्टेज में प्लास्टिक है, तो WP 26 से लेकर 48% तक सॉइल प्लास्टिक है। तो WP और WL आपको स्टेट के बेसिस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपने सबसे पहले IP निकाला, 26 में से 48 गए, 22 आया। फिर A लाइन से IP निकाला, लिक्विड लिमिट 48% है, 35-50 के बीच में है, तो कंप्रेसिबिलिटी है I। अब M वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो CI हो गया। अदरवाइज आप यहाँ से फाइंड आउट करो, ये IP की वैल्यू कम आएगी, ये IP की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो सॉइल कौन सा हो गया, क्ले। तो आंसर इज CI। ये गेट का क्वेश्चन है और ये आने वाला एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, चलो अब टॉपिक वाइज तो वी आर डन। कुछ पूछना है क्या हमने? एक सेकंड, फर्स्ट या फोर्थ? GM क्या M कैसे आया? प्लास्टिसिटी चार्ट से करा ना। हाँ, अब जैसे इन्होंने सही बोला, चलो इधर देखो बच्चों, इनका डाउट जेन्युइन। इन्होंने बोला कि सर कंप्रेसिव, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि MI क्यों नहीं है ना? क्योंकि बच्चे MI तब होता जब मेजर सॉइल सिल्ट होता। मेजर सॉइल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, बट ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप डेटा देखो तो फाइन ग्रेन सॉइल नहीं था। दोनों ही क्वेश्चन में ज़्यादा क्वांटिटी में कौन था, कोर्स ग्रेन सॉइल था। तो जब कोर्स ग्रेन सॉइल पहले आ गया, लेट्स से G, अब आपने पता करा M, लेट्स से मान लो M आ गया, तो ये सॉइल इधर ही खत्म हो गया। अब आप ऐसे बोलो कि सर MI भी तो हो सकता है सॉइल। अगर आप MI बोल रहे हो ना सॉइल, इसका मतलब सॉइल मास में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्ट है, बट वो गलत है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्ट थोड़ी है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवल है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, जो पहला लेटर होता है वो मेजर सॉइल का होता है, तो G का होगा वो। इसीलिए आप MI नहीं बोल सकते, भले वो डेटा के हिसाब से MI भी आ रहा है। MI पता कब आता, अगर फाइन ग्रेन सॉइल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती तब MI आता, ठीक है, बट कोर्स ग्रेन सॉइल ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बच्चों थियोरिटिकली वी आर डन। काइंडली कल जो आपको बोला है सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी के नोट्स लिख कर लाइएगा। बहुत कम टाइम में पूरा टॉपिक हम पढ़ लेंगे, बट जाने का समय अभी आपका नहीं हुआ है, क्वेश्चन करने का समय है आपका। मात्र 20 क्वेश्चन करने हैं आपने, और क्या। चलो अब मैं जिनसे पूछूंगा वही बच्चे बताएंगे।